हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आप लोगों ने जो थर्ड यूनिट थी उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए थे। अब आप देखेंगे इसमें फोर्थ यूनिट में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज देखते हैं। पहला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी है उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। तो उसमें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है टूल्स, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन, एंजाइम्स हो गए, वेक्टर्स हो गए, प्लाज्मिड्स हो गए। तो इस तरीके के जो टूल्स होते हैं वो सभी टूल्स हमें इसमें पढ़ने हैं। एक्चुअल में 5 टूल होते हैं इसमें। ठीक है, 5 टूल्स के नाम मैंने करा रखे हैं। तो टूल्स है कौन कौन से, इसमें 3 दिए हुए हैं। कौन कौन से दिया है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दे रखा है, वेक्टर्स दे रखे हैं, प्लाज्मिड दे रखे हैं। इसके अलावा में कौन होता है? पॉलीमरेज एंजाइम होता है, लाइगेज एंजाइम होता है। पॉलीमरेज एंजाइम का काम होता है डीएनए की बहुत सारी कॉपी को क्रिएट करना, और लाइगेज का काम होता है जहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं उन बॉन्ड्स को वापस से बना करके डीएनए का स्ट्रक्चर रीस्टोर करवाना। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस होते हैं। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं ये भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। मतलब देखो इंपॉर्टेंट होता है। इसके कुछ 8 स्टेप होते हैं, 8-9 स्टेप होते हैं, उतने में ही पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाता है। तो वो सारे स्टेप पर ध्यान देना अच्छे तरीके से। तो सारा का सारा चैप्टर का जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, मतलब जो बेसिक टेक्निक है वो अगर समझ में आ गई तो एक्चुअल में आप लोगों को पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए ये जो टॉपिक है तो वैसे ही पढ़ना होता है, चाहे आए एग्ज़ाम में या फिर ना आए। ठीक है, हर कंडीशन में ये समझनी होती है। नेक्स्ट क्या है? डीएनए आइसोलेशन एंड एम्प्लीफिकेशन। और डीएनए आइसोलेशन के लिए क्या करते हैं? डीएनए आइसोलेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, अलग अलग एंजाइम्स का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में कोई बैक्टीरिया से अगर हमें डीएनए आइसोलेट करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? बैक्टीरिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है या वॉल है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे? कोई एंजाइम यूज़ करेंगे जो उसके सारे जो वॉल और मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक कर सके। तो अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। जैसे बैक्टीरिया के लिए होता है लाइजोजाइम। ठीक है, जो फंगस होता है, फंगस के लिए होता है काइटिनेज, क्योंकि उसकी जो वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और जो प्लांट सेल होती है उसके लिए यूज़ होता है सेल्यूलेज, क्योंकि जो सेल्यूलोज होता है उससे प्लांट की सेल वॉल बनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया डीएनए आइसोलेशन। देन उसके बाद में आता है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसी का मतलब जो एम्प्लीफिकेशन के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है, एम्प्लीफिकेशन के लिए मोस्ट यूज्ड जो टेक्निक है उसका नाम है पीसीआर, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, उसके भी 3 स्टेप होते हैं। उसमें भी एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन सा वाला एंजाइम यूज़ करते हैं। एक्चुअल में जो पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज, वो एंजाइम का काम होता है डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनाना। तो एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है? किसी चीज़ की बहुत सारी कॉपी क्रिएट करना। ठीक है, तो पीसीआर में क्या करते हैं? डीएनए की कॉपी क्रिएट की जाती है। अब पीसीआर में एक जगह पे, मतलब एक स्टेप में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसे हाई टेम्परेचर पे बाकी सारे पॉलीमरेज एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, ये कहो कि उनका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ऐसे पॉलीमरेज पाए जाते हैं जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने वाले सभी जो पॉलीमरेज एंजाइम वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें से कुछ को सिलेक्ट करके उनमें से क्या कहते हैं, उस एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया गया, देन उसको ही यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, क्या नाम होता है, तो ये ज़रूर याद रखना है। ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस नाम के एक बैक्टीरिया से रिलीज़ किया जाता है, या ये कहो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और जो एंजाइम है उसका नाम होता है टैग पॉलीमरेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे इससे बन सकते हैं? पहला तो हो गया देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। स्टेप्स ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, आर डीएनए जो टेक्नोलॉजी है उसके क्या क्या स्टेप्स? अरे वही जो पहले अभी देखा था कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसको बनाने के क्या क्या स्टेप होते हैं। फिर उसके बाद में 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है पीसीआर। पीसीआर के बारे में सिर्फ इतना नहीं लिखना होता कि पीसीआर क्या है, इसके यूज़ लिखो, इसके स्टेप्स लिखो, इसकी स्पेशलिटी लिखो। ठीक है, फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब यही चीज़ को ये वापस से बोल रहे हैं, बट यहाँ पर क्योंकि 5 नंबर का है तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, टूल्स लिखने पड़ेंगे, और जितनी भी चीज़ें जो जो आप लोगों को लगता है इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें इसमें लिखनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 12, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस।
ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की जो तुम लोगों ने टेक्निक सीखी है, ठीक है, उस टेक्निक का यूज़ कैसे करना है, कहाँ पर यूज़ होगा, वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, तो पहला एप्लीकेशन कहाँ पे हो गया, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में किस तरह से यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी का, जो बायोटेक से जनरेटेड प्लांट होते हैं, देखो नॉर्मल जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर खतरा रहता है कि कोई इंसेक्ट, कोई पेस्ट या फिर कोई अदर तरीके का फंगस या डिसीज़ कोई भी आकर इस पर अटैक करेगी और इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ऐसे क्या होगा, हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा। तो क्रॉप का प्रोडक्शन डिक्रीज़ ना होने पाए, लॉस ना होने पाए, इसके लिए हम क्या करें कि कोई मेडिसिन उस प्लांट पर हम छिड़कते रहें टाइम टू टाइम। जैसे फंगस का खतरा आया, कोई टाइम है जैसे फंगस आता है, तो उस टाइम पे हम फंगस की दवाई फंजीसाइड इस पर स्प्रे कर देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ फार्मिंग बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। तो उस कॉस्ट को डिक्रीज़ करने के लिए हम क्या करें, कुछ ऐसा कर दें कि जो फंगस से बचाने वाली मेडिसिन है, उस मेडिसिन के फॉर्मूले को इंड्यूस करने वाली या प्रोड्यूस करने वाला कोई जीन हम प्लांट के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर दें। वो पॉसिबल है किससे, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो अगर हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, हमारे पास ऐसा पौधा होगा जिसमें वो डिसीज़ आने से पहले ही उसकी दवाई मौजूद होगी, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। इसका एक एग्जांपल क्या है, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन किस लिए काम करता है, एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, एक नहीं 2-3 तरह के अलग अलग इंसेक्ट होते हैं, उन सभी के लिए अलग अलग तरह का बीटी कॉटन के अंदर एक प्रोटीन बनता है जो एक पॉइज़न की तरह काम करता है, जहर की तरह काम करता है। तो जो इंसेक्ट इन प्लांट्स को खाते हैं, ख़त्म कर देते हैं खा के, ठीक है, यानी कि फसल ख़राब करते हैं, तो उन इंसेक्ट्स के लिए ऑलरेडी बना बनाया जहर इन पौधों में मिलता है। और जैसे ही वो इंसेक्ट पहला बाइट लेते हैं और उन्हें तुरंत ही स्वर्ग के दर्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो यह बीटी कॉटन। ऐसे ही सेम अदर मतलब और भी तरीके से भी कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका नाम होता है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है। ये तो ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट, कुछ पेस्ट रेजिस्टेंट भी होते हैं, सिमिलर चीज़ है, बट यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं दिया गया। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर बीटी कॉटन दिया है, तो पेस्ट रेजिस्टेंट वाले के लिए कोई स्पेशल नेम या कोई एक फसल का नाम नहीं दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर के अलावा इसका यूज़ होता है मेडिसिन में। मेडिसिन में कहाँ पे यूज़ होता है, जीन थेरेपी में, वैक्सीन में, इंसुलिन के प्रोडक्शन में। तो जीन थेरेपी क्या होती है ये पढ़ लेना, और किस पे सबसे पहले करी गई थी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेना, ठीक है। इसकी प्रोसेस क्या होती है, किस केस में ज़्यादा अच्छे चांस होते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलने के चांस होते हैं, दोनों केसेस स्टडी कर लेना। वैक्सीन क्या होती है, कैसे इसका प्रोडक्शन होता है, कुछ स्पेशल वैक्सीन और उनके बारे में थोड़ी नॉलेज रखना है। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन क्यों करना ज़रूरी है। जब पहले इंसुलिन हम लोग यूज़ करते थे, जब पुराने टाइम पे इंसुलिन एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते थे, तो उसके क्या एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिलते थे और क्यों वो बंद करना पड़ा, और हमने क्यों आखिर जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके इंसुलिन को प्रोड्यूस करना शुरू किया लैब के अंदर, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। फिर आता है एथिकल इश्यूज़, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या पढ़ोगे, उनका यूज़ पढ़ना होगा, ठीक है, कि वो कहाँ काम आते हैं। एथिकल इश्यूज़ में क्या पढ़ना होगा कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं बायोटेक्नोलॉजी में वर्क करने वालों के लिए, या ये कहो कि बायोटेक्नोलॉजी में प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे क्या क्या प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। पेटेंटिंग, ठीक है, पेटेंटिंग, यहाँ पे पेटेंटिंग के साथ में एक और चीज़ है, यहाँ पर मिसिंग है, पेटेंट के साथ में बायोपायरेसी और होना चाहिए था, बायोपायरेसी, ठीक है। तो बायोपायरेसी भी देख लेना कि क्या होता है, बायोपायरेसी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट का कोई एग्जाम्पल दो, जैसे वही बीटी कॉटन हो गया। जीन थेरेपी क्या होती है, उसका यूज़ बताओ। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बताना है किसमें, एग्रीकल्चर में और मेडिसिन में, ठीक है, दोनों लिख देना है ब्रीफ में। और उसका अच्छे तरीके से लिखने के बाद में अगर कहीं पे कोई डायग्राम इंक्लूडेड हो, जैसे इंसुलिन का कोई डायग्राम है, तो वो अच्छे से बना देना, मतलब अच्छे से आना चाहिए इतना। देन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, नेक्स्ट यूनिट आ गई। इसमें पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडेप्टेशन एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इसका ये हुआ कि कौन सा ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या क्या स्पेशल फीचर अडेप्ट करता है, ठीक है, और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं किस किस तरीके से, ठीक। तो इस चैप्टर में ये पढ़ना है। जैसे एग्जांपल में
जो ये लिखा हुआ है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, इसमें एग्जांपल में लेते हैं लायन का और एक डियर का, ठीक है। तो लायन जो होता है वो क्या करता है, डियर का शिकार कर लेता है। तो यहाँ पर लायन है प्रेडेटर और डियर है प्रे। तो यहाँ इन दोनों के बीच में कैसा इंट्रैक्शन है, प्रेडेटर एंड प्रे का इंट्रैक्शन है, एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रेडेशन। क्या बोलेंगे इसको, प्रेडेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करके कई सारे रिलेशंस होते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ के बीच में, तो वो पढ़ने पड़ेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल 2 ही होते हैं, ठीक है। वो दोनों ही मॉडल्स आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। तो दोनों मॉडल्स में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कि कौन सी जगह पे कौन सा यूज़ होगा, कौन सा रियलिस्टिक ज़्यादा है, किस में कौन सा ग्राफ बनेगा। इसमें ग्राफ भी है, ठीक है। ग्राफ और फार्मूला या ये कहो इक्वेशन, दोनों चीज़ें इनकी देख लेना। इसके बाद में आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशंस। पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, किससे पॉपुलेशन डिमिनिश होती है और किससे एक्सपेंड होती है, कितने टाइप के इसके पिरामिड्स बन सकते हैं। तो पिरामिड वाले ग्राफ भी देख लेना, वो इसमें इंक्लूड नहीं कर पाए बट वो देख लेना, इंपॉर्टेंट है। देन आता है डिफाइन कैरिंग कैपेसिटी। क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, के की वैल्यू बताओ, मतलब वैल्यू नहीं बतानी है बट डिफाइन करना है कि क्या होता है ये कैरिंग कैपेसिटी और कौन सी वाली ग्रोथ मॉडल में ये होती है। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, कैसे कैसे टाइप के पॉपुलेशन इंट्रैक्शन होते हैं। एक्सप्लेन पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी टॉपिक हैं उनमें से कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर कौन सा है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला कौन सा है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम किस किस चीज़ से मिलकर बना है। 2 ही कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। तो बायोटिक और एबायोटिक 2 ही कंपोनेंट होते हैं। दोनों कंपोनेंट्स ब्रीफ में पढ़ने हैं, बायोटिक वाला कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है, एबायोटिक कैसे कैसे इफेक्ट कर सकता है इकोसिस्टम को। फिर उसके बाद में आता है इसका फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है, हाँ, अलग अलग जगहों के अलग अलग पिरामिड बनते हैं, जैसे कि जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है उसका अलग बनेगा, टेरेस्ट्रियल का अलग बनेगा, फॉरेस्ट का अलग होगा, ठीक है। सबका अलग अलग इकोलॉजिकल पिरामिड होता है और सबके अलग अलग इफेक्ट होते हैं। देन आता है एनर्जी फ्लो एंड प्रोडक्टिविटी। एनर्जी फ्लो कैसे, कहाँ से कहाँ जाती है, कौन से ऑर्गेनिज्म से कहाँ जाती है, ठीक है। अलग अलग ट्रॉफिक लेवल, किस ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी हाई है, किस पर लो है, फिर कहाँ कितने % ट्रांसफ़र हो रही है, एक से दूसरे में कितने % ट्रांसफ़र हो रही, तो ये सारा एनर्जी फ्लो पढ़ना है। प्रोडक्टिविटी पढ़नी है, 2 टाइप्स की प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। दोनों तरह की प्रोडक्टिविटी पढ़ लेनी है। देन डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में स्टेप्स पढ़ने हैं कि कैसे कैसे करके डिकम्पोजिशन होता है, डेट्राइटस क्या होता है, डेट्रीवोर साइकिल किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम कैसा आ सकता है, इकोलॉजिकल पिरामिड का डायग्राम आ सकता है इसमें, ठीक है। एक्सप्लेन करने को क्या आ सकता है, इकोलॉजिकल पिरामिड के अलावा इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेनेशन वाला, ठीक है। एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो कहाँ से कहाँ जा रही, वही सिमिलर क्वेश्चन जो ऊपर टॉपिक में बताया था। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कैसे फंक्शन करना है, क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, ये सब थोड़ा सा, ठीक है। अब उसके बाद में 15 चैप्टर जो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाता है पहला लेवल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अलग अलग लेवल होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, ठीक है। तो उन सभी लेवल्स को स्टडी करना, थोड़ी सी स्टडी है, मतलब स्टडी एज सच बहुत डिटेल नहीं है, बस उनके नाम है और उन लेवल्स पे किस तरीके के ग्रुप्स आते हैं ये है थोड़ा सा, ठीक है। कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, तो बायोडाइवर्सिटी टाइम के साथ साथ लॉस हो रही है, धीरे धीरे करके बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है। तो उसके क्या क्या रीजंस है, ह्यूमंस का क्या इफेक्ट पड़ता है बायोडाइवर्सिटी पे, नेचुरल कौन कौन से चीज़ें हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही है, ये सब कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और क्या टॉपिक आ सकता है, ऐसा टॉपिक आ सकता है कंजर्वेशन मेथड्स, यानी कि भाई जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही, होता क्या है बायोडाइवर्सिटी वैसे, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, ये तो बताओ कोई। देखो बायोडाइवर्सिटी हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिज्म की जितनी वैरायटी प्रेजेंट है हमारे आसपास उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है टाइम टू टाइम, धीरे धीरे करके जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं वो गायब होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब उनको कंजर्व करना है, कंजर्व करने का मतलब हो गया उनको बचाना है। बचाने के लिए हम क्या करें, या तो वो जिस एरिया में रहते हैं उसी एरिया में उनको सारी सुविधा प्रोवाइड की जाए, जैसे हेल्थ से रिलेटेड सबका ख्याल रखा जाए, मतलब अच्छे तरीके से।
एक एरिया में कोई एनिमल पाया जाता है, उसको उसी एरिया में चारों तरफ उसकी केयर रखते हुए उसके सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या उसकी लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें उसको इम्पॉर्टेंट है जो नहीं मिल रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी डेथ का खतरा है, उनको प्रोवाइड की जाए, तो वो कहलाता है इन सीटो प्रिजर्वेशन, ठीक है। दूसरा है एक्स सीटो कंजर्वेशन। उसमें क्या होता है कि यहाँ से निकालो उसको दूसरी जगह जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम अपनी अच्छी केयर दे पाएँ उसको, वहाँ लेके जाओ, तो एक्स सीटो कंजर्वेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा जू, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क, ठीक। फिर उसके बाद में आते हैं कुछ एग्जांपल्स डिटेल में, जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज़, इनके नामों को कहाँ पर है, लोकेशन, ये सब थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अगले टाइप के क्वेश्चंस, कुछ इस मतलब इसी चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दे रखे होंगे, एग्जाम्पल पूछे जाएंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन के, सेम ऐसे ही एग्जाम्पल इन सीटू कंजर्वेशन के भी पूछ सकते हैं। कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, वही सिमिलर कि क्यों बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन, कितने टाइप का कंजर्वेशन होता है और उनके कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आ गया चैप्टर ख़त्म, सारे चैप्टर्स ख़त्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं मेरी तरफ से। एग्ज़ाम टिप्स बाई तनिषा मैम। तो भाई पहली टिप क्या है मेरी कि अगर तुम लोग को अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी पे ध्यान से फोकस करो, मतलब एनसीईआरटी मत छोड़ो भाई, अच्छे तरीके से पढ़ो। जो चैप्टर से एक एक लाइन की अच्छी प्रॉपर रीडिंग लो, प्रॉपर रीडिंग लेने के बाद में जो तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आया है उस पर फोकस करो, उसको बार बार समझने के लिए अलग अलग तरीके अपनाओ, स्कूल में पूछो, कोचिंग में पूछो, ऑनलाइन सर्च करो, ठीक है, कहीं ना कहीं से वो पता करो और उसके बारे में अपने मन में चीज़ें रखो और लिखो भी, ठीक है, नोट्स बनाओ प्रॉपर। फिर उसके बाद में क्या है कि डायग्राम्स पर फोकस करो, डायग्राम पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जो एनसीईआरटी वाले डायग्राम है ना उनके फोकस करना है, ठीक। और एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने अभी बताया एग्जाम्पल्स कि प्रेडेटर वगैरह कुछ होते हैं, इंट्रैक्शन होते हैं आपस में दो अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में, लायन और डियर वाला एग्जाम्पल बताया, सेम इसी तरह के अलग अलग इंटरेक्शन के कई सारे एग्जाम्पल दे रखे। अगर उन्हें मिस कर दिया तो सच में पेपर में उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आना है और वो आया तो फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के हैं उनको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। फिर क्या है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस। रीजनिंग टाइप क्वेश्चन मतलब ये क्यों है, कैसे है, ठीक है, जिन ऐसे क्वेश्चंस जिसमें किसी भी तरीके से कोई रीज़न पूछा जा रहा हो किसी बात का, उन्हें रीजनिंग टाइप क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाओ, खुद से मन में मतलब पूछो, जैसे कहीं पे रीज़न दे रखा हो, बिकॉज करके अगर कोई लाइन अगर जो बुक में लिखी हुई है तो ऐसा समझ लेना कि भाई इस पे पक्का रीजनिंग टाइप क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि बताओ ऐसा क्यों है, तो बुक में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा इस वजह से है, तो आपको पता होगा तो आप लिखोगे, नहीं पता होगा तो नहीं लिख पाओगे। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, जितने ज़्यादा उसी टाइप के क्वेश्चन करोगे, जैसे मान लो प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ एक तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, उसी टाइप के क्वेश्चन को आप बार बार सर्च करके ढूंढ के कहीं से किसी मॉडल से लगाओगे, सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा नंबर अच्छे स्कोर होंगे तुम्हारे, आप अच्छे मतलब इम्प्रूव होते चले जाएंगे, 70+% तुम्हारी आ जाएगी, ठीक है। और बायो की थ्योरी में तुम्हारी मतलब 70+ आनी ही चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी में इतनी कठिन सिलेबस नहीं था इस साल, इतना कठिन नहीं है, 12th में, 11th में बहुत कठिन होता है, तो एटलीस्ट 12th के बायोलॉजी के स्टूडेंट्स से इतनी होप रखी जा सकती है कि भाई 70% तो लेके आनी ही है थ्योरी में, नॉट इन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में तो आप जो बनाओगे जैसा स्कूल में होगा वैसे हिसाब से देख लिया जाएगा, बट इट्स अबाउट थ्योरी। सो दिस वॉज माई एडवाइस। जो लोग समझदार हैं कृपया करके ये एडवाइसेस को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो फिर से नेक्स्ट टाइम आप लोगों को टाइम पे मिल जाएगी, और अब एक एक करके सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को सॉल्व कराना है, या ये कहो कि सबके नोट्स अच्छे से समझाने हैं, नोट्स देने हैं, ये काम करना है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, अगली वीडियो आई विल शेयर इट।